टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम दोस्तों पर्यावरण ईवीएस की क्लास करेंगे। ईवीएस में हम टॉप 30 प्रश्न करेंगे, समस्त सिलेबस का निचोड़ करेंगे। न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉप 30 क्लास रहेगी। ईवीएस पर्यावरण में 30 में 30 नंबर पक्का करना है, तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बना दी, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। तो चलिए सभी मित्र ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। 30 में से आप लोगों को क्या कमेंट बनाएगा? 30 में से आप लोगों को कितने नंबर सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सभी को कमेंट करना। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। पहला प्रश्न, इनमें से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? सी टेट और यूपी टेट में अक्सर पूछे जाने वाला केचुआ है। ये पहला प्रश्न सरल से स्टार्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि सरलता से स्टार्ट करिए और कठिनता की ओर चलिए, क्योंकि सरलता से दिमाग एब्जर्व करता है, कठिनता को समझता है। कठिनता को समझने के लिए सरलता से एब्जर्व करना चाहिए। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बॉशेल या स्टॉकहोम? आपने स्टॉकहोम सुना होगा, मॉन्ट्रियल और क्योटो, ये तीन नाम आपके अक्सर सी टेट यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित हो जाता है। ओजोन परत पर समताप मंडल में लगभग 15 से लेके 35 किलोमीटर, कितना समताप मंडल में 15 से लेके 35 किलोमीटर पर पाई जाती है यह ओजोन परत। और जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें, उनको आने से रोकती है, वो कहलाती है ओजोन परत। किस सम्मेलन से? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन या मीथेन? ओजोन के क्षरण, क्षरण मतलब होता है कमी होना, क्षरण मतलब कमी होना। ओजोन की कमी हो रहा है, ओजोन में छिद्र होते जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका रीजन है कौन जो होता है जो ओजोन का क्षरण का कारण बन रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित क्लोरीन गैस ऊपर उठती है, कौन सी? जब क्लोरीन गैस ऊपर उठती है तो ओजोन उससे प्रतिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो क्लोरीन का एक अणु ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, इसलिए क्लोरीन इज द राइट आंसर, जो ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है। निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? भूतापी, बायोगैस, जल विद्युत या जीवाश्म ईंधन? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर्स। निम्न ऊर्जा संसाधनों में किसका जो है अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? वह कहलाता है जीवाश्म ईंधन, अर्थात जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से आता है? पहला आ जाता है आपका कोयला, खनिज तेल आता है, प्राकृतिक गैस आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है। सभी लोग समझ गए? ए टू जेड। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। आपका कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या लोहा का? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? ये कई बार सी टेट यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो सभी लोग जानते हैं आयोडीन। क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। इसमें थायराइड ग्रंथि की सूजन आ जाती है, तो आयोडीन की कमी से जो समुद्री शैवाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा एजेंडा 21? एजेंडा 21 काफ़ी बार सी टेट में पूछा गया, रिपीट होता है प्रश्न। तो एजेंडा 21 मतलब रियो सम्मेलन जो होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था, जो कि ब्राज़ील में है। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया था, तो वही एजेंडा 21 है। रियो सम्मेलन रियो डी जेनेरो कब हुआ था? 1992। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश? चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन होगा? सभी लोग बताइए। कई बार पूछा जाता है, रिपीट प्रश्न होता है और इम्पोर्टेंट जीके भी प्रश्न है साइंस ईवीएस के दृष्टि से देखा जाए तो। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश? अगर आपको पता है कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं।
तो फिलहाल तो एक ही नाम आएगा और वह नाम है पहला चीन। जी हाँ साथियों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करता है चीन, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय पायदान पर है। ये दूसरे नंबर पे आता है, पहला आता है, पहले नंबर पे चीन आता है, ठीक है ना। और भारत कुल उत्सर्जन में शीर्ष देशों में से एक माना जाता है। कुल उत्सर्जन में देखा जाए तो शीर्ष देशों में से जो है एक माना जाता है। और अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में सबसे ऊपर कौन है, तो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में सबसे ऊपर जो आपका पलाऊ है। कतर में अगर देखा जाए तो कतर में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में दूसरे स्थान पे कतर आता है और तीसरे नंबर पे आता है कुवैत प्रति व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो चीन, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन उत्तर प्रदेश में है, कौन कौन सा नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं चंद्रप्रभा जो अभयारण्य है या चंदौली उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? चंद्रप्रभा आपका कहाँ है? चंदौली उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। यह कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, तो मानस उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। पार्वती अरंगा जो अभयारण्य है ये भी आपके गोंडा उत्तर प्रदेश में। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, चंद्रप्रभा अभयारण्य ये आपके चंदौली उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, पार्वती अरंगा अभयारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश, और मानस ये हमारे असम पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। जी हाँ, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाता है। यह इसकी स्थापना 1936 अर्थात 1936 में की गई थी। यह हैली नेशनल पार्क के रूप में पहले शुरू हुआ था, बाद में इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम पड़ा। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में हुई। 1982 के कहाँ पर है? ये देहरादून पर स्थित है। अगला जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, तो पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक, अर्थात पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक अर्थात बायोटिक एबायोटिक जैविक अजैविक प्राकृतिक संतुलित रूप में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। देखिए, उपभोक्ता से एक प्रश्न आएगा, खाद्य जल से एक प्रश्न आना ही है, कभी प्रथम पूछा जाएगा, कभी द्वितीय पूछा जाएगा, कभी मांसाहारी, कभी शाकाहारी, कुछ भी पूछा जा सकता। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता वही कहलाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनको खाने वाला होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो चारा खाने वाले होते हैं, और चारा का खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उनको खाने वाला द्वितीयक कहलाता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता पूछा जा रहा है, तो इसके अनुसार हाथी बकरी प्रथम श्रेणी हो गए और सांप द्वितीय श्रेणी। सांप कौन सा होगा? हाथी बकरी ये किस में होते हैं? ये प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। और सांप इसमें आपका द्वितीय में आ जाएगा। सांप किस कैटेगरी पे आ जाता है? सांप आपका द्वितीय में आ जाता है, और जो शेर होता है वह तृतीय में आ जाता है, ठीक है। शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाता है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय आपने तीनों समझ लिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि भूकंप मापा जाता है। देखिए, पैमाने से एक प्रश्न आता ही है, भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाना द्वारा मापा जाता है, और रिएक्टर पैमाना में सिस्मोग्राफ एक यंत्र लगा होता है, ठीक है। डीबी यानी कि शोर नाचने के लिए, ध्वनि नापने के लिए, शोर नापने के लिए, ध्वनि के लिए डीबी होती है, डेसिबल जिसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा होती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। देखिए, पेड़ पौधे क्या अवशोषित मतलब क्या होता है? सोखते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व करते होंगे। क्या करते हैं पेड़ पौधे? तो पेड़ पौधे लेते क्या हैं? पेड़ पौधे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, और O2 को छोड़ते हैं, जो हमारे जीवों के लिए प्राणवायु कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? और एक प्रश्न आएगा ही आएगा घोंसला से संबंधित।
तो फाख्ता एक ऐसा पक्षी होता है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। और ये पक्षी कोलंबड़ी, अगर किस कुल का पक्षी है अगर ये पूछा जाता है तो कोलंबड़ी कुल का ये पक्षी कहलाता है फाख्ता। बया, शकरखोरा, कलचिड़ी, इनसे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य? तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल और पंजाब होंगे। और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी आता है। ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ट्रामा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर MS वंदना शिवा स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर GC पांडे। जी हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, जब पता होगा तभी आप बता सकते हैं। ट्रामा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन से कहलाते हैं? तो ये दोस्तों लेखक आपकी कौन हो जाएंगे? मशहूर पर्यावरणिक वंदना शिवा। कौन है? वंदना शिवा है। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये पहले ऑप्शन का है, यहाँ पे आ गया मिस प्रिंट की वजह से। ठीक है, पहले ऑप्शन का ये पूरा है, ये पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा आपका वंदना शिवा है, तो वंदना शिवा इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। अगर ये भी आता है प्रकाशन सन डेट पूछा जाए तो आपसे ये भी बनना चाहिए। इनमें कौन सा बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा अक्सर आपने देखे होगा, जेट्रोफा जगोफा के नाम से जाना जाता है, रतन ज्योत भी इसे बोलते हैं। और ये एक बायोडीजल है, इसका वनस्पति नाम जेट्रोफा होता है। इसका वनस्पति नाम अक्सर जेट्रोफा। ठीक है, इसका बीज जो होता है लगभग 27 से लेके 40% तक, कितना? 27 से लेके 40% तक जो है तेल युक्त होता है, रतन ज्योत जिसे बोलते हैं। गाँव में अक्सर एक उसके बीज निकाल के किसी तीली में तार में डाल के उसको जलाया भी जाता है, वो जलता है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक वन पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए विश्व का अगर सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जा रहा है तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, वह उष्णार्ध वन। क्यों होता है? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे हम उष्णार्ध वन बोलते हैं। इसको पूरा नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष जो है पारिस्थितिक तंत्र इसीलिए बोला जाता है। अगला जो प्रश्न देखें कि अधोलिखित इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजीव तत्व, अजीव तत्व पूछा जा रहा, जीवी नहीं पूछा जा रहा, अजीव तत्व। अजीव तत्व सैली नमक हो जाएगा। बाकी लाइकेन, दीमक, शैवाल ये जीवी हो जाएंगे। अगर जीवी पूछा जाता तो जीवी में आपका लाइकेन, दीमक और शैवाल होता है, लेकिन अजीव पूछा जाएगा, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सैली नमक सही हो जाएगा, क्योंकि सैली नमक एक अजीव कैटेगरी पर आता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? बहुत अक्सर ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा है। अरस्तु के अनुसार है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जो अक्सर है। तिलहन से संबंधित क्रांति बताना है, तो तिलहन से संबंधित क्रांति, अगर हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाती है। पीली क्रांति जो होती है ये तिलहन से संबंधित हो जाती है। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से होती है। तो यहाँ पे तिलहन से पूछा जा रहा है, तो तिलहन अर्थात पीली क्रांति, तिलहन का मतलब हो जाता है पीली क्रांति। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह? ग्रह और उपग्रह पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ग्रह और उपग्रहों को पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे। जबकि सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाए तो बुध है। बुध किस पर आ जाता है? बुध जो है छोटे में आ जाता है, और बड़े में आपका बृहस्पति ग्रह आ जाता है। अगर पूछ लिया गया कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बताइए, सौर मंडल बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाता है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा अगर गर्म ग्रह पूछा जाता है तो अक्सर पहले बुध किया करते थे, बुध नहीं है साथियों। सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह कहलाता है। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपका चमकता रहता है, इसलिए क्योंकि सबसे अत्यधिक गर्म रहता है। गाजर उदाहरण, कोई भी तना, जड़, पेड़, पत्ती, कोई भी एक ऑप्शन दिया जाएगा, एक से प्रश्न बनाया जाएगा, चाहे तना से बने, पत्ती से बने, पेड़ से बने, जड़ से बने, एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो गाजर सभी लोग जानते हैं, गाजर हो गया, आलू हो गया, ये हमारे क्या कंद है। गाजर आलू क्या कहलाते हैं, कंद कहलाते हैं, शंकुरूपी जड़ कहलाएगा। तो गाजर और मूली ये हमारे शंकुरूपी जड़ कहलाएंगे। कंद, तना, प्याज हो गया, आलू हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पर इसकी तंत्र का उदाहरण। तो सर्वप्रथम तो तालाब ही हो जाता है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे जैव अजैव तत्व उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको परिस्थिति तंत्र बोला जाता है। अगला है अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल। तो स्थल, जल मंडल, वायुमंडल, एक तीनों एक ऐसे मंडल है जहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि स्थल मंडल में पेड़ पौधे के लिए अनुकूलन जलवायु होती है, आवश्यक तत्व होता है, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, इनकी प्राप्ति आसानी से स्थल मंडल पर हो जाती है। अगला प्रश्न है कौन जीवी कारक नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये तीनों हमारे जीवी कारक कहलाते हैं। चट्टान हमारा किस में आ जाता है, चट्टान हमारा अजीव में आ जाता है। और 30वां प्रश्न बेमिसाल प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, बिटमन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या एस्क को बोला जाता है। तो धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। साथ ही साथ 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए, आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, ये भी आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके बताना है। और ये क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है। बाकी डेली क्लासेस चल रही हैं 7 to 7:30 PM में, और मॉर्निंग में 11 to 11:30 AM में आपकी मॉर्निंग क्लास होती है। तो ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी बेस्ट कीजिए, ताकि आप सभी लोगों को एग्जाम को फतेह कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।